तो डेफिनेशन क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। क्या मीनिंग होगा बेटा इसका, परपेंडिकुलर। perpendicular, normally, perpendicularly, pass through a surface। तो मुझे यहाँ एक सरफेस लेना है और क्या पास करना है उसके अंदर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, जैसे आप लोगों के पास यहाँ एक सरफेस है लाइक दिस, ये एक सरफेस है, ए बी सी डी। अब इस सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस क्रिएट होती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ चार्ज पड़ा है और चार्ज से ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस में से ऐसा पास हो रही है नॉर्मली। ये नॉर्मली दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर सरफेस में से पास हो रही है। तो जितनी लाइंस हमारे यहाँ सरफेस में से इस तरह से नॉर्मली पास होंगी, उनके नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। लाइक इस डायग्राम में इन लाइंस मैंने शो करी है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू T। रीड करो इस डेफिनेशन को और बताओ यहाँ तक कोई इश्यू, कोई डाउट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ 3 लाइन पास हो रही हैं, तो फ्लक्स इज 3। फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई। फाई और उसके सबस्क्रिप्ट में हम लोग ई लिख देते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो तरह के फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप लोग इसको ई लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई। सेकंड, किस किस फैक्टर पर ये फ्लक्स डिपेंड करेगा, फैक्टर्स। फैक्टर्स फैक्टर्स को समझने के लिए हम फ्लक्स को और समझ लेते हैं। जैसे ये सरफेस, अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ये प्लस क्यू। इस चार्ज में से फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं। अभी कितनी लाइंस इस सरफेस को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करके जाएंगी, उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड होता है 3 फैक्टर्स पर। फर्स्ट, ये डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर। डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग ई सिंबल से शो करते हैं। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड होता है। ऐसा इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ना लाइंस क्राउडेड हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज में आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग हो, लाइंस क्राउडेड हो जाती हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो। जब ये लाइंस क्राउडेड होंगी, क्लियर है कि इस सरफेस में से ज्यादा लाइंस पास कर पाएंगे। जैसे देखिए ये एक सरफेस है, इसमें से सिर्फ यहाँ पर ऐसे ये 2 लाइंस पास कर रही हैं, क्योंकि फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्राउडेड लाइंस नहीं है। और अगर यहीं पर ये लाइंस हमारी क्राउडेड हो जाएंगी, तो इस सरफेस में से ज्यादा लाइंस पास हो पाएंगी। ये देखो इस तरह से। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं 4 लाइंस पास करके दिखा रहा हूँ। तो ये ज्यादा लाइंस पास होने का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, कम लाइंस पास होने का मतलब वीक फील्ड। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स
डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर, ई पर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। सेकंड ये डिस्टेंस पर जसविंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड है ना। आपने जो पॉइंट लिखा है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड होगा या नहीं होगा, बेटा डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड है और फ्लक्स खुद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड है। माने कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपकी लाइंस क्राउडेड हो जाएंगी, तो आपका ये फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक हो जाएगी तो आपकी लाइन सेपरेटेड हो जाएंगी और आपका ये फ्लक्स वीक हो जाएगा। फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लक्स का मतलब है बेटा ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास होंगी सरफेस में से। ये सब ये वीक होगी फार डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा जिससे फ्लक्स वीक हो जाएगा। ठीक है। अभी बेटा फैक्टर वाला अर्नव पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, अभी मैं करवा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने बोला है कि ये किसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अभी हम ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, आगे सुनो ध्यान से। पहला तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड है और दूसरा ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंडेंट है सरफेस एरिया पर। सेकंड फैक्टर, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। लाइक अब ये एरिया स्मॉल एरिया हो, मान लो ये ABCD, ये एक एरिया है। कुछ लाइंस इसमें से आ रही हैं, ये देखो ये लाइंस जिन्हें मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं, ये इस एरिया में से क्रॉस होकर पास नहीं हो रही है। लेकिन वहीं पर जिन्हें मैं यहाँ ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूं, देखिए ये लाइंस एरिया में से पास होकर जा रही हैं। अब अगर यहीं पर मैं इस एरिया को पहले से बड़ा कर दूं, यहाँ सारी लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके जाएंगी। ये येलो वाली भी इसमें से पास होने लगेंगी और ऑरेंज कलर वाली लाइंस भी इसमें से पास होने लगेंगी। मतलब कि इस एरिया में से पास होने वाली लाइंस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें। तो इस बेसिस पर हम लोग लिखते हैं फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एरिया। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा यानी उतना ज्यादा लाइंस पास होंगी, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तीसरा फैक्टर जिस पर ये फ्लक्स डिपेंडेंट है वो है ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, हमने सरफेस को किस तरह से रखा हुआ है, उसको किस डायरेक्शन में हमने ओरिएंट रखा हुआ है, इस पर फ्लक्स डिपेंडेंट होता है। ठीक है। देखो जैसे यहां पर ये एक सरफेस ऐसे ओरिएंटेड है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पीछे से पास हो रही हैं, इसमें से क्रॉस होके नहीं जा रही। ठीक है, इसको इस तरह से रखा हुआ है, इसमें से क्रॉस होके नहीं जा रही। वहीं अगर मैं इस सरफेस को ओरिएंट करके ऐसे रख दूंगा ये, तो ये लाइंस इसमें से क्रॉस होके जाने लगेंगी ऐसे। ठीक है। ये मैंने इस सरफेस को रखा है YZ प्लेन में। मान लीजिए ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो हम लोगों ने इसको YZ प्लेन में रखा है, और यहां हमने रखा था इसको XY प्लेन में। हमने सरफेस को कैसा ओरिएंट किया हुआ है इस पर भी डिपेंडेंट होता है फ्लक्स उसमें से कैसे पास होगा कैसे नहीं होगा। अभी जैसे मैं इसको एक डायग्राम से और आपको शो कर रहा हूं, देखिए मान लो जैसे मेरा हाथ है, अब ये फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन देखो ये इसके पैरेलल है, ये पेन फील्ड लाइन हो गई, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसको क्रॉस करके नहीं जा रही हाथ।
क्रॉस कैसे करेगी? अगर मैं इसको ऐसा ओरिएंट कर दूंगा ताकि ये इसके अंदर से पास होके जाने लगे, इसमें से क्रॉस होने लगे। लेकिन अगर मैं उसी को हाथ को ऐसे ओरिएंट कर दूंगा तो ये लाइंस इसमें से क्रॉस होकर नहीं जा रही। तो फ्लक्स लाइन डिपेंड करता है, फ्लक्स उस एरिया के अंदर उस सरफेस को हम लोगों ने कैसे ओरिएंट किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है फ्लक्स। इस ओरिएंटेशन वाले पॉइंट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर हेल्प लेते हैं एरिया वेक्टर की। एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, वैसे तो एरिया एक स्केलर होता है, लेकिन यहाँ हम इस टॉपिक के लिए एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं और इसको हम लोग एन कैप से इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। सो एरिया वेक्टर के बारे में क्या है? एरिया इज कंसीडर्ड वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज कंसीडर्ड a vector quantity. Its direction is outward normal. Its direction is outward normal. तो हम लोग एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं जिसका डायरेक्शन हम आउटवर्ड नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। जैसे देखो ये एरिया हो, ये कोई सरफेस हो और आपको इसका एरिया वेक्टर बनाना है इस ABCD का। इसका एरिया वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना है हमें, इस सरफेस से 90 डिग्री पर एक लाइन, ये इस एरिया की डायरेक्शन मानी जाएगी। इसको आउटवर्ड नॉर्मल बोलते हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग एन कैप सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास सरफेस ऐसे है, ये इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, यहां से आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे, ये आउटवर्ड नॉर्मल, इसका एरिया वेक्टर होगा ये एन कैप, ये। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन को एरिया वेक्टर कहते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। अब हमारा फ्लक्स 3 फैक्टर पर डिपेंडेंट हो गया बेटा। पहला तो हमने पढ़ा फ्लक्स डिपेंडेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा क्राउडेड लाइंस होंगी और उससे उतना ज्यादा आपका नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। सेकंड, ये डिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, एरिया ज्यादा होगा तो लाइंस ज्यादा पास होंगी। और थर्ड, ये डिपेंड होता है एरिया की ओरिएंटेशन, कैसे हमने उस एरिया को किस डायरेक्शन में रखा है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग लिखते हैं cos थीटा ओरिएंटेशन वाले फैक्टर के लिए, जिसमें हम लोग थीटा एंगल कंसीडर करते हैं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। जैसे अगर ये एक सरफेस है, देखिए ये ABCD, यहाँ एक सरफेस है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा। ये मान लो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, येलो लाइन। अब अगला हम बनाएंगे इस पर एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर मान लो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, सॉरी येलो वाली लाइन, इसको हम लोग एरिया वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि हमने 90 पर ड्रॉ किया है। दूसरा, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो मानो ये रेड वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर गिवन है आप लोगों को, ऐसे इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, आप लोगों को ये एंगल कंसीडर करना है थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। यहाँ जो थीटा हम लिख रहे हैं उसमें ये वाला एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर सेंटर से एरिया वेक्टर क्यों ड्रॉ करा है। तो बेटा हमने सिंपली किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। मानो अब ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है, ये पेन, ये देखो इसके साथ ऐसे 90 डिग्री पर, बस ये चीज मैं बता रहा हूँ। किसी भी सरफेस के साथ 90 डिग्री पर आपको ड्रॉ करना है ये। ठीक है, तो ऐसे ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये पेन,
मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, हमें उसका उसके साथ एंगल लेना होगा एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। वर्टिकली लेंगे या वर्टिकली नहीं लेंगे बेटा, डिपेंड करता है आपने सरफेस को कैसे रखा हुआ है। अगर आपने सरफेस को हिमांशी हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर वर्टिकली बनेगा। अगर आपने सरफेस को वर्टिकली रखा हुआ है बेटा तो उसका एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टली बनेगा। तो डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको ओरिएंट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस को 1 और 2 और 3 को ज्वाइन करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लेते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला हो जाता है ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूला के अंदर हम इसको आगे वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो ऐसा बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अभी डॉट प्रोडक्ट क्यों किया, हमने क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर हम ए और बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम दो वेक्टर्स को क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे वो ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा को हम लोग ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन नंबर 5 को हम एज ए डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, साइन थीटा नहीं है बेटा, वो गलती से बोल दिया होगा कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इस बेसिस पर हमारी इस फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, न्यूटन बाय कूलम्ब इनटू एरिया की यूनिट। एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। आप लोगों के पास इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन बाय कूलम्ब मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाय कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। हाँ जी, ये फॉर्मूला जसविंदर हमें ये बताएगा कि किसी सरफेस में से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर हमें ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता है, उस सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रहा है, हमें सरफेस का एरिया पता है और हमें सरफेस के एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन में थीटा एंगल पता है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड कि कितनी लाइंस उस सरफेस में से पास होंगी। और इसका यूनिट होगा न्यूटन बाय कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। न्यूटन बाय कूलम्ब मैंने ई का यूनिट पुट किया है और मीटर स्क्वायर एरिया का। फिर आता है ये किस टाइप की क्वांटिटी होता है, स्केलर और वेक्टर। सो टाइप ऑफ क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी में आप लोग लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स की डेफिनेशन से ही क्लियर होगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा कि इसकी डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इट इज जस्ट नंबर ऑफ लाइंस। इट इज जस्ट ए नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइंस मतलब 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन। कोई भी नंबर का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए आप लोग इस फ्लक्स को एक स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। दूसरा, इक्वेशन नंबर 5 में हम लोगों ने इसका डॉट प्रोडक्ट किया है और हमने 11th फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर हम दो क्वांटिटीज को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक स्केलर आंसर होता है, और अगर हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोगों के लिए एक वेक्टर आंसर होता है। तो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का मेथड यूज किया है। डॉट प्रोडक्ट के कारण ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है ये फ्लक्स। तीन टाइप का ये फ्लक्स हो सकता है। फ्लक्स कुछ केसेस में पॉजिटिव आ सकता है, फ्लक्स कुछ केसेस में नेगेटिव हो सकता है, फ्लक्स कुछ केसेस में जीरो भी हो सकता है। हमें समझना होगा कब फ्लक्स पॉजिटिव होता है, कब फ्लक्स नेगेटिव होता है।
सो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स होता है बच्चों जब किसी सरफेस में से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन ऐसा हो, जैसे ये सरफेस पे ये मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, इन दोनों वेक्टर में एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी एंगल हो जाए, हमारा फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला हो रहा है ई ए कॉस थीटा। तो हमारा 0 से 90 एंगल के बीच में इस कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सो कॉस थीटा इज पॉजिटिव if theta lies between 0 and 90 degree and therefore flux is positive। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है दिस इज द डायग्राम फॉर पॉजिटिव फ्लक्स, डायग्राम शोइंग द पॉजिटिव फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। दूसरा होता है आप लोगों का नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स का सबसे सिंपल केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर अपोजिट हो। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर हमें आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, यानी सरफेस से 90 डिग्री पर और आउटवर्ड साइड में। तो ये एरिया वेक्टर है। आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है और 180 डिग्री का एंगल होने से फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा होता है। और जब हम लोग इस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री पुट करेंगे तो हम लोगों का कोस 180 डिग्री -1 आएगा और जिस वजह से हमारे पास ये फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर पॉजिटिव है और सेकंड केस में नेगेटिव है। इन जनरल हम बोल सकते हैं जब ये एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो आपका ये फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव फ्लक्स का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी। उसके बाद आता है बच्चों जीरो फ्लक्स। जीरो फ्लक्स मींस यहां पर आपका एंगल ऐसा हो जाए, ये देखिए ये सरफेस है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये सॉरी एरिया वेक्टर जा रहा है ऐसे, हमने ये एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्वेश्चन के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो आप लोगों का ये एंगल थीटा यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा और थीटा 90 डिग्री आने पर यहाँ हमारा फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री जीरो होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। इन सम केसेस फ्लक्स इज पॉजिटिव, इन सम केसेस इट इज नेगेटिव और इन सम केसेस इट इज जीरो। तो ये है बच्चों इस टॉपिक की थ्योरी फ्लक्स की। अब इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक्स हैं, तो ये फ्लक्स वाला टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, फिर गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं। तो ये तीन एक टॉपिक हमारे इस चैप्टर में अब रह रहे हैं। थर्ड केस में जसविंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में से पास नहीं होंगी, वो सरफेस के पैरेलल हो जाएंगी और क्योंकि वो सरफेस में से पास नहीं हो रही है इसीलिए ही हमारा फ्लक्स जीरो आ रहा है। ठीक है, अब एक बार समराइज करते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहला आपको डेफिनेशन याद करनी है फ्लक्स की। फ्लक्स की डेफिनेशन है बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing normally
सेकंड फॉर्मूला इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, जिससे ये बन जाएगा ई मैग्नीट्यूड एरिया इंटू कॉस थीटा। थर्ड इज एरिया वेक्टर, जो कि सबसे जरूरी है इसके न्यूमेरिकल्स में समझना, एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन आउटवर्ड normal to a surface. It is a vector drawn outward normal to a surface. Like अगर ये आपका सरफेस है ABCD, यहाँ एरिया वेक्टर इस सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ होगा लाइक दिस, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। एंड थीटा हियर इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सो थीटा हमारे लोगों के पास ये एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और एरिया वेक्टर में। फिफ्थ पॉइंट, एसआई यूनिट होगी इस फ्लक्स की न्यूटन बाय कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। और 6 पॉइंट, टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो टाइप ऑफ क्वांटिटी में यहाँ आएगा स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के होंगे इस फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। डॉट प्रोडक्ट के लिए या तो ई डॉट ए लगाना होगा आपको, या ई ए कॉस थीटा वाला फॉर्म लगाना होगा, उससे सॉल्व होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ ई वेक्टर इज 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन बाय कूलम, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू surface of area (100 meter square) held in XY plane, held in XY plane। ये क्वेश्चन है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों हम यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें जो सरफेस है उसका जो प्लेन है सरफेस, वो XY प्लेन में दिया हुआ है। अभी अगर हमारा सरफेस XY प्लेन में होगा तो हम उस एरिया पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो ये XY प्लेन है, तो इस सरफेस पर जो नॉर्मल लाइन होगी वो किस डायरेक्शन में ड्रॉ होगी, वो ऐसे ड्रॉ होगी, ये नॉर्मल वेक्टर होगा। तो अगर ये XY प्लेन है, मान लो ये Y साइड है, ये X साइड है, तो ये नॉर्मल किस तरफ ड्रॉ होगा, Z डायरेक्शन में। यानी आपका एरिया वेक्टर होगा 100 मीटर स्क्वायर और Z डायरेक्शन में होगा, तो Z डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे K कैप, ये हो जाएगा 100K कैप। फिर हम इसको लिख देंगे 100K कैप को हम लोग लिख सकते हैं 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 100K कैप, 0I कैप प्लस 0K कैप J कैप प्लस 100K कैप। अब फ्लक्स निकालने के लिए बच्चों हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को और एरिया वेक्टर को। तो 11th फिजिक्स में आता है डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के x कंपोनेंट मल्टीप्लाई करने हैं, फिर दोनों के y कंपोनेंट प्लस फिर दोनों के z कंपोनेंट। इस तरह से Ex Ax प्लस Ey Ay प्लस Ez Az ये मल्टीप्लाई करना है। अब Ex इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है आपका 2, जबकि एरिया का x कंपोनेंट है 0।
फिर इलेक्ट्रिक्स का x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है 3, एरिया का y 0, फिर यहाँ 4 और यहाँ 100। सो ये आएगा आपका 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, 4 इंटू 100, 2 इंटू 0, 3 into 0, 4 into 100. So this value is now 400 और unit is Newton by Coulomb into meter square. So ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही है 400। अभी क्वेश्चन है 100 कहां से आ रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन में ही तो गिवन है निकिता, देखो एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन उसके एरिया को कैसे रखा हुआ है हमने? एक्स वाई प्लेन में। ये मैंने आपको यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन दिखाया है। अब इससे नॉर्मल लाइन हम लोग बना रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन से नॉर्मल लाइन जेड में बनेगी, यानी इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जेड में होगी। हम लोगों ने 100 के साथ के कैप लगा दिया। अब आई कैप जे कैप तो आ नहीं रहे, तो हमने इसको लिख दिया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट करने का फॉर्मूला ई एक्स ए एक्स ई वाई प्लस ई जेड ए जेड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को एरिया के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट को एरिया के वाई कंपोनेंट से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट को एरिया के जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। बोलो हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 i cap plus j cap into 10 power 3 Newton by Coulomb, and area vector is 2 i cap minus j cap 10 minus 2 meter square. Find flux passing through this area. Find flux passing through this area. So please try this question. कैसे होगा बच्चों ये? Try out. E is given to you 2 i cap plus j cap into 10 power 3 Newton by Coulomb. Area is given to you 2 i cap minus j cap 10 minus 2 meter square. Flux is dot product. अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को एरिया के एक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2, फिर y को y से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे j कैप है, तो j कैप का कोफिशिएंट हम लोग इसमें आइडेंटिटी तो लगा सकते हैं। यस, माइनस साइन लेना पड़ेगा हमें, 1 इंटू माइनस 1, सो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस आएगा बीच में, क्योंकि एक जे कैप के साथ प्लस साइन है और एक में माइनस, तो वो माइनस भी कंसीडर करना है। प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, आप ये कह लो। फिर इस 10 पावर 3 को 10 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 पावर 3 को 10 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो,